वेलकम क्लास। तो कल हम सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दी थी। इसी को हम आगे कैरी आउट करते हुए लेते हैं। हम एक्सप्लेंट कल्चर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एक्सप्लेंट कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल पीसेस हैं टिश्यू के, जिनको कि हम ग्रो करना चाह रहे हैं, ये इनको हम किसी सबस्ट्रेट के साथ में अटैच करवाते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, जो कल्चर मीडिया है उसके साथ में, और जिसको कि हमने कोट कर रखा है कोलेजन के साथ में। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में भी डिटेल से जब हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो रखनी पड़ती है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक रिच मीडियम में इसको कल्चर आपको करना पड़ता है, और एक कंटेंट जो है उसका सीरम भी होता है। इसमें क्या होगा, पहले अटैचमेंट होगा उस सबस्ट्रेट के साथ में, देन सेल माइग्रेशन होगा, और इसके बाद में जो है वो सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर के और ये प्लांटिंग इसकी हो जाती है। तो एक्सप्लेंट जो है वो मैक्सिमम चेंबर के अंदर ट्रेडिशनली मेंटेन करके और रखे जाते हैं, और जिसमें कि सेल जो है ये कवर स्लिप से सील्ड किया हुआ ये मीडियम जो होता है वहां पर इनको कल्चर किया जाता है एक थिक ग्लास स्लाइड के ऊपर, जिसमें कि एक डिप्रेशन होगा, और उसके अंदर आप जो मीडियम है वो रखेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर करके और रखेंगे। और ये अप्रोच जो है वो अभी भी यूज की जा रही है एक्सप्लेंट कल्चर के लिए। और अभी इन रिसेंट टाइम्स क्या हुआ है कि इसमें जो कल्चर डिशेज जो हैं वो ज़्यादा काम में ले ली जाने लगी हैं, जो कि ज़्यादा कन्वेंशनल है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ भी आपको डिस असेंबल करने की ज़रूरत जो है वहाँ पर उनको नहीं पड़ती है कि आपको जब भी आप उसमें एक्सप्लेंट को मीडिया फीड करते हैं तब आपको उनको ज़्यादा आपको हटाने की या वापस प्लेस करने की ज़रूरत जो है उसके अंदर नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो है उसके अंदर टाइम लगेगा और आपका जो कल्चर है वो भी डिस्टर्ब इसके साथ में हो सकता है। देन यहाँ बात कर रहे थे हम, एज विद डिसोशिएटेड सेल कल्चर इमेच्योर टिश्यू ग्रोज बेस्ट, कि जो डिसोशिएटेड कल्चर में हमने बात किया था कि जो इमेच्योर टिश्यू है वो तेजी से ग्रो करता है, जबकि जो एक्सप्लेंट में हम ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर जो कर रहे हैं वहां पर क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होते हैं। तो एक्सप्लेंट्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक या नियोनेटल टिश्यू से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये टिश्यू जो है वो स्केलपल से आप 0.5 टू 1.0 mm थिकनेस के आप इसके अंदर स्लाइस जो है वो काट लेते हैं। लेकिन कुछ केसेज में ये देखा गया है कि जो सिंपल फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं उनको एक नायलॉन मेश में रख करके और प्रेस जब किया जाता है तब भी आप एक्सप्लेंट जो हैं वो उनसे ले सकते हैं। और जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जो नीड है वहाँ पर वो एक्सप्लेंट के सेंटर पार्ट में ज़्यादा होती है, और जो थिकनेस जो है इस वजह से हमको उसकी थिकनेस जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर रखनी पड़ती है। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। एक दूसरा कल्चर होता है आपका डिसोशिएटेड कल्चर, या जिसको हम सेल कल्चर कह रहे हैं। तो सेल कल्चर के बारे में पहले भी बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि ये क्या है, कि सेल कल्चर refers to cultures derived from dissociated cells taken from the original tissue, जिसको कि हमने प्राइमरी सेल कल्चर कहा है, कि जो ओरिजिनल आपका टिश्यू है उस टिश्यू से आप सेल जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, और जो सेल हैं उनको हम मैकेनिकली या एंजाइमेटिकली डिस्पर्स करते हैं एक सस्पेंशन में, और इसको बाद में मोनोलेयर या एक सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर हम इसको कल्चर कर सकते हैं, या एक सस्पेंशन के अंदर इनको कल्चर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी सेल लाइन सेल कल्चर में वहाँ डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो
ये जो कल्चर हैं, ये कुछ समय के बाद में जो हिस्टोटाइपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको ये लूज कर देते हैं, और इसमें जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो भी इसके साथ में लूज हो जाती है। लेकिन ये प्रोपोगेट होते रहते हैं और डिवाइड हो करके ये आपको रेप्लिकेट कल्चर जो हैं वो देंगे, जिनसे कि आप बाद में सब कल्चर भी कर सकते हैं। तो सेल कल्चर कैन बी कैरेक्टराइज्ड एंड ए डिफाइंड पॉपुलेशन कैन बी प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग। इस तरह से आपको जो सेल्स मिली हैं आप उनको कलेक्ट करके और रख सकते हैं, और जो फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं उनसे आप इसको प्रिजर्व करके और रख सकते हैं। जो सबसे एडवांटेज है सेल कल्चर का ये है कि आप जो डिसोशिएटेड सेल कल्चर की अगर हम खास करके बात करें, कि ये क्या करता है कि इंडिविजुअल लिविंग सेल को असेसिबल बनाता है। हमारे को एक सेल जो है वो मिल सकती है जिसकी कि हम प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी डिसोशिएटेड सेल कल्चर्स आर पर्टिकुलरली अमीनेबल टू स्टडी यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स। क्यों हम उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं उनकी स्टडी हम वहाँ पर कर सकते हैं, और इनको हम सेल टू सेल बेसिस के ऊपर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है और उसकी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज हो रहे हैं वो किस प्रकार से होते हैं। लेकिन ये आपका जो बायोकेमिकल अप्रोच के लिए सूटेबल कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको मिल रही है इस कल्चर से वो लिमिटेड होती है, और एक हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आपके पास में आ जाती है। यानी कि उसमें आपको जो ओरिजिनल सेल है उसके अलावा जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, तो वो सब एक पॉपुलेशन आपको उन सेल्स की यहाँ पर मिलती है। और एक और ड्रॉबैक है प्राइमरी सेल कल्चर के साथ में कि ये जो success is not automatic. Finding the condition that permit good cell growth and maturation, getting culture to grow reproducibly, and documenting that you have accomplished all of these events, ये बहुत अधिक आपका समय जो है वो लेता है, और आपको जो आउटकम मिल रहा है वो भी आपका स्लो होगा, और क्वांटिटेटिवली भी ये कम होता है। अब हम आ जाते हैं आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्राइमरी सेल लाइन और एस्टेब्लिश सेल लाइन और कंटिन्यूस सेल लाइंस। इनके बारे में हम बात करेंगे आज यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं हमारी वो क्या है। जो प्राइमरी कल्चर हम एनिमल टिश्यू से ले रहे हैं, जो मटेरियल जिसको हम कल्चर कर रहे हैं उससे हम सेल ऑब्टेन करते हैं। और ये किस तरह से ऑब्टेन की जाती है कि सबसे पहले ऑर्गन को हम सारे प्रिकॉशन रखते हुए कि उसमें कोई आपका कंटामिनेशन नहीं हो, ऑर्गन को रिमूव किया जाता है और उसके छोटे छोटे पीस हम कर लेते हैं, और इन पीस को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो सेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रिप्सिनाइजेशन। जिससे क्या होगा कि जो सेल एग्रीगेट्स हैं वो सस्पेंशन में आ जाएंगे, या एक सिंगल सेल आपको मिल जाती है, और इसमें हम उन कोशिकाओं की वाइबिलिटी पर भी कोई असर नहीं डालते हैं, यानी कि वो सेल हमें लिविंग कंडीशंस के अंदर मिल जाती है। तो जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को सब कल्चर करते हैं, पहली बार हमें एक सेल लाइन जो है वो मिलती है। ये सेल लाइन जो ओरिजिनली प्रेजेंट थी सेल हमारे पास में, उसके जैसी ही होती है, और इसको ये जो प्राइमरी कल्चर के जैसी सेल्स जो है वो होती है। तो जो प्राइमरी कल्चर जो है वो एक हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होती है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल जो है वो हो सकती है। तो जो सेल लाइन इससे आ रही है हमारे पास में वो भी हेट्रोजीनस होगी, कि उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। जो ट्रिप्सिन का कंसंट्रेशन जो हम रखते हैं वो 0.1 टू 0.5% जो है वो होना चाहिए। और जो पीएच है आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिलो पीएच 7 ट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और अबव पीएच 8 जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसलिए हमें थोड़ा प्रिकॉशन यहाँ पर इसके बारे में रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे
कि ये जो सेल अलग हुई हैं, इनको हम एक स्टेराइल कल्चर प्लेट के ऊपर रखते हैं और इसकी डेंसिटी जो है वो हम अधिक रखते हैं और कल्चर मीडिया का चुनाव करते हैं, जिसको कि हमने कल्चर प्लेट में लगा रखा है। एक सूटेबल कल्चर मीडियम जो है वो हम लेंगे, बाद में लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि कल्चर मीडिया जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं मीडियम में, उसकी हाई डेंसिटी जो है वो हमें रखनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि सेल टू सेल क्रॉस फीडिंग भी वहां पर होती है, कि अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी और उसके कारण से एक सेल जो फीड ले रही है, उसको जो पोषण पदार्थ मिल रहे हैं वो किसी दूसरी सेल को ट्रांसफर भी वहां पर कर सकती है। तो ये क्रॉस फीडिंग में मदद करता है। तो इस वजह से जनरली हम क्या करते हैं कि कल्चर करते समय पर सेल्स को एक ड्रॉप के अंदर, छोटी ड्रॉप के अंदर रखते हैं और जैसे ही इस तरह से कल्चर होने लगता है तो हम इसको कहते हैं कि दिस सेल्स हैव बीन पैसेज्ड इन दिस वे, इस तरह से ये इस पैसेज में आ गई हैं। तो ये जो कल्चर है इसको हम प्राइमरी सेल कल्चर, और जो सेल आई है हमारे पास में इसको प्राइमरी सेल लाइंस या हम क्लोन्स इनको कहते हैं, कि ये सेल जो हैं वो एक दूसरे की क्लोन जो हैं वो होती हैं। ओके, यही प्रोसेस जो है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमने एक ऑर्गन लिया यहाँ पर और एंजाइमेटिक या मैकेनिकल एक्शन से हम सेल को सेपरेट करके और उसका कल्चर करते हैं। तो ये आपका कन्फ्लुएंस कल्चर हो गया कि इसके अंदर सेल जो थी आपके पास में, उनको धीरे धीरे उनका नंबर जो है वो बढ़ता है और वो ग्रो करती हैं। इसमें से हम किसी सेल को लेकर के और उसका सेकेंडरी कल्चर जो है कर सकते हैं, या जिसको हम सब कल्चर कह रहे हैं। तो ये जो सेल लाइन है हमारे पास में, ये प्राइमरी सेल लाइन है। इस कल्चर में जब हम इनको पास करते हैं तो आपको सेकेंडरी सेल लाइन मिलती है और फिर इसका वापस सब कल्चर जो है वो लगातार किया जाता है। तो सेल डिवीजन जो है वो इन्फिनिट अप टू फाइनाइट डिविजन्स तक ये लगातार जो है वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गन जिसमें कि ट्यूमर हो रहा है तो उसकी सेल अगर आप लेंगे तो ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं और इनका कल्चर जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलता रहता है, जबकि आपका जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं वो कुछ समय के बाद में ग्रो करना, डिवीजन करना जो है वो रुक जाती है। इसलिए हमने कहा था कि अप टू फाइनाइट डिवीजन। और ये दो तरह की सेल लाइन आपके पास में हो जाती है, एक आपका प्राइमरी सेल लाइन और एक आपका कंटिन्यूस सेल लाइंस जो है वो इनको कहा जाता है। ओके, दूसरा जो टाइप है आपका वो है आपका एस्टेब्लिश्ड सेल लाइंस। सो आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर, देखिए आप इस डायग्राम में, पहले वापस देखिए आप इस डायग्राम को, ये पहला सब कल्चर हमने किया है यहाँ पर। तो ये जो सेकेंडरी सेल लाइन हमें यहाँ पर मिली है, ये आपकी प्राइमरी सेल लाइंस यहाँ तक हैं। जब हम इसको वापस सब कल्चर करते हैं तो आपको सेकेंडरी सेल लाइंस जो हैं वो मिलती हैं। देयर आफ्टर इफ कंटिन्यूड पैसेज इज पॉसिबल, ए सेल लाइन विल जनरेट। एस्टेब्लिश्ड और इमोर्टलाइज्ड सेल लाइंस, इनमें क्या होगा कि एबिलिटी टू प्रोलिफरेट इनडेफिनेटली बाय रैंडम म्यूटेशन और बाय आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज एंड इंसर्शन ऑफ कैंसर एंटीजन। इसलिए मैंने आपको इसमें ये कहा था कि ये जो है हम ऑलरेडी हमारे को नॉन है कि ये कैंसरस सेल हैं और जो कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसलिए ये इंडिफिनिट टाइम तक कल्चर के अंदर ग्रो करेगी। जबकि आपका जो प्राइमरी सेल लाइन से हम सब कल्चर कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन है और उसके बाद में वो ग्रो करना बंद कर देती है। ओके, तो ये एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन्स है। अब एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन को अगर हम देखें यहाँ पर डिटेल में, कि अगर हम प्राइमरी सेल लाइंस को लगातार कल्चर करते रहे हैं, इवन आफ्टर क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ पैसेज सम प्राइमरी सेल लाइंस सीज टू प्रोलिफरेट एंड डाई आउट। जैसा मैं बता रहा था आपको कि कुछ जो सेल्स होती हैं वो जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं, वो सेल जो है वो ग्रो करना बंद कर देगी और उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल कैन बी कल्चर्ड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम दैट दे अपेरेंटली डेवलप द पोटेंशियल टू बी
सब कल्चर्ड इनडेफिनेटली इन विट्रो। कभी कभी क्या हो जाता है कि इन सेल्स में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं कि इन सेल को हम इनडेफिनेट टाइम तक इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो बताया था मैंने आपको, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इन आर्टिफिशियल कंडीशन, इन सेल लाइंस को हम एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन कहते हैं। In general, as a rule, a line is not designated an established cell line unless it has been subcultured at least 70 times. कि कब कहेंगे हम उसको कि ये प्राइमरी से आपका एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन बन गई है, जबकि हम उसको कम से कम 70 टाइम्स तक सब कल्चर करें एट ए इंटरवल ऑफ 3 days बिटवीन सब कल्चर, यानी हम उसको 70 टाइम जो है वो सब कल्चर करें और 2 कल्चर के बीच में 3 दिन का डिफरेंस जो है वो रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत स्मूथ और ग्रेजुअल जो है वो होता है फ्रॉम प्राइमरी सेल लाइन टू एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन, और हमें ये पता नहीं चलता है कि व्हेन द प्राइमरी सेल लाइन सीजेज, की प्राइमरी सेल लाइन से आपका जो एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन है वो कब आपका इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, और दिस कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी सेल लाइन टू कंटिन्यूस सेल एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आता है कि बहुत स्लोली जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं वो ग्रो कर रही हैं और सडनली उसके अंदर आपको कुछ रैपिड ग्रोइंग कॉलोनीज जो हैं वो नजर आने लगती हैं। ये जो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और उसकी वजह से ये एक प्रीडोमिनेंट सेल टाइप्स हो जाती है उसके अंदर, यानी कि ये सबसे ज्यादा नंबर में वहां पर अपीयर होती हैं। ये जो नई सेल बनी है जो कि तेजी से डिवाइड हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, अपना नंबर जो है वो बढ़ा रही हैं, ये से जो सेल लाइंस हैं ये प्राइमरी सेल लाइन से अलग प्रकार की होती है। किस तरह से, क्या अंतर क्या आएगा इसको देखें। अगर हम यहाँ पर जो प्राइमरी सेल लाइंस होती हैं उसके अंदर वो लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं जिन कोशिकाओं से हमने उनको कल्चर करने के लिए लिया था, उसके कई लक्षण जो हैं वो प्रिजर्व करके और रखती है, यानी वो लक्षण उसमें बने हुए रहते हैं। जबकि जो एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन होती हैं ये इस चीज से दूर हट जाती हैं, डाइवर्स फ्रॉम दीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ईसीएल में वो जो कैरेक्टर्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, नए कैरेक्टर जो हैं वो वहां पर डेवलप इसके अंदर हो जाते हैं। जितनी भी पीसीएल हैं, प्राइमरी सेल लाइंस जो हैं, ये इनके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे हैं, एनिमल से किसी से, तो जनरली वो डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम का उसके अंदर होता है। जबकि जो ईसीएल है उसके अंदर हमेशा एक अनयूजुअल नंबर का क्रोमोसोम जो है, अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो अल्टर यहां पर हो रहा है। इसके अलावा कुछ जो स्पीसीज डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर, इन सेल्स के अंदर वो हट जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले यहाँ पर, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट एक क्लासिक एग्जांपल है इसका, स्टेबल पीसीएल का, कि ये हमेशा, चाहे आप इंडेफिनिट टाइम तक के लिए इनको कल्चर करो, तो ये हमेशा उसके अंदर वो कैरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर रखती हैं, और ये कभी भी आपका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये नहीं जाती है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं और एस्टेब्लिश सेल लाइन नहीं बनाती हैं। जबकि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो हमेशा आपका एक स्मूथ ट्रांजिशन उसके अंदर होता है जो एस्टेब्लिश सेल लाइन बना लेती है। इस तरह से जो एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन डेवलप हुई हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, वो चाहे उनका ओरिजिन कुछ भी हो, वो एक ही जैसे प्रकार से व्यवहार जो है वो करती है। इसका मतलब क्या है कि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो होते हैं, जैसे कि उनका एक शॉर्ट डबलिंग टाइम होता है जो कि लगभग 12 से 20 घंटे में उनका नंबर जो है वो डबल हो जाता है, यानी डिवीजन का एक साइकिल वो पूरा कर लेती हैं। और ये
इनवेरिएबली एनुप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड की बजाय अब ये एनुप्लॉइड होने लग गई हैं, और इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो सिमिलर होती हैं, चाहे उनका ओरिजिन जो है वो किसी भी प्रकार का रहा हो। यानी उसको हमने कहाँ से लिया है, जब वो एस्टेब्लिश हो गई हैं तब उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सब सेम हो जाते हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो हायर डिग्री पर होती है प्राइमरी सेल लाइंस से। और इसके अलावा इनके अंदर जो थ्री डायमेंशनल इनका जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल ओरिएंटेशन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये शो करती हैं। और इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इट इज वेरी रेयर फॉर देम टू शो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। दे विल ओपन ग्रो फ्रॉम डाइल्यूट इनोकुला। जबकि हमने ये कहा था कि जो प्राइमरी सेल कल्चर जो हम करते हैं उसके अंदर हम डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस फीडिंग भी इसके द्वारा इसमें हो सकती है। लेकिन जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये डाइल्यूट इनोकुलम में भी आसानी से ग्रो कर सकती हैं। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ देम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन सस्पेंशन, वेयर एज इट इज एक्सेप्शनल फॉर प्राइमरी सेल लाइन टू ग्रो इन सस्पेंशन। इसके अलावा जो ECL है, एस्टेब्लिश सेल लाइन, इनको हम शॉर्ट में आगे से ECL डिनोट करेंगे, ये सस्पेंशन कल्चर में भी बहुत आसानी से ग्रो कर लेती हैं। जबकि प्राइमरी सेल लाइंस के लिए सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करना एक एक्सेप्शन है, यानी बहुत ही रेयर केस में वो इसके अंदर ग्रो करती हैं। जो कंटिन्यूस सेल लाइंस जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये इनडेफिनेट ग्रोथ और डिवीजन इसके अंदर होता है, ये एस्टेब्लिश सेल लाइंस हैं, और ये डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूमर और द सेल्स have been transplanted. Neoplastic produce cancer if transplanted into animal. अगर इनको हम किसी एनिमल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें तो उस एनिमल में ये कैंसर जो है वो जनरेट कर सकती हैं, करती हैं। सो दे लॉस्ट देयर सेंसिटिविटी टू फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ग्रोथ कंट्रोल। कि जो ग्रोथ कंट्रोल फैक्टर्स हैं उनके लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है, यानी कि इनकी ग्रोथ जो है वो इनडेफिनेट होने लग जाती है। Generally, these cells will lose their encourage dependence facility and so are often easier to culture. इन सेल्स को encourage dependent का मतलब क्या है कि आपको एक सबस्ट्रेट देना पड़ेगा सेल को, तब वो उसके ऊपर कल्चर करेगी, यानी वो अपना आधार उनको होना चाहिए। लेकिन जो कंटिन्यूस सेल लाइंस हैं उनको इसकी जरूरत नहीं होती है, और इसी कारण से हमने कहा था कि इनको हम सस्पेंशन में भी कल्चर कर सकते हैं। जो कंटिन्यूस सेल लाइंस हैं जो मैं भी बता रहा था आपको, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करें हम इसको, कि कई सब कल्चर के बाद में जब सेल पास हो रही है कल्चर से, इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक चेंज जो हैं वो हो जाते हैं, और ये एक कैपेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है कि ये इन विट्रो भी इनके अंदर लगातार डिवीजन जो है वो होता रहता है, जब तक कि आप उनको न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट लगातार सप्लाई आप उसको कर रहे हैं। और इनको हम इमोर्टलाइज्ड सेल लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि इनको आप इनडेफिनेट टाइम के लिए कल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। नो डाउट आपको जो कल्चर मीडिया है वो आपको यहाँ पर इनको देना पड़ेगा। जो एजिंग का जो फिनोमिना है, ये सेंसेंस is a dominant trait and immortalization is due to genetic mutation। कि उनमें immortalization जो हो रहा है वो उनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से होता है। एग्जाम्पल, हेला सेल्स obtained from a human carcinoma and CHO चाइनीज हेमिस्टर ओवरी सेल लाइंस। ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है ये कि ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं और इमोर्टलाइज्ड होती हैं, इसलिए इनको कंटिन्यूस सेल लाइन कहा जाता है। इन कंटिन्यूस सेल लाइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो होते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली चीज अल्टर्ड साइटोमॉर्फोलॉजी, कि इनका जो कोशिकीय संरचना है वो बदल जाती है। स्मॉलर सेल साइज, छोटी हो जाती हैं, मोर राउंड, हायर रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड लेस एडहेरेंट, कि ये जैसे मैंने कहा था कि इनको आधार की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो भी इनमें हाई हो जाता है। ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाती है इसकी।
जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है, जो कि 36 टू 48 आवर का नॉर्मल टाइम होता है, उसकी जगह पर इसमें 12 टू 36 आवर्स में ही ये डबल होने लग जाती है। और एक मैंने आपको बता दिया था कि एनकरेज डिपेंडेंस जो है वो इनमें कम हो जाता है, यानी कि सॉलिड सबस्ट्रेट की बजाय अब ये सस्पेंशन में भी कल्चर की जा सकती हैं। देन रिड्यूस्ड सीरम एंड ग्रोथ फैक्टर डिपेंडेंस। जितने भी कल्चर मीडिया हम बनाते हैं उनके अंदर आपको कुछ मात्रा में आपको सीरम जो है वो देना होता है, लेकिन इन कंटिन्यूस सेल लाइंस के केस में ये सीरम और ग्रोथ फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट जो है नहीं होती है। इसके अलावा इनमें हेट्रोप्लॉइडी हो जाती है, यानी कि अलग अलग सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग आपको मिलेंगे यहाँ पर। और जो इसके अंदर एन्यूप्लॉइडी आ जाती है, जो डोनर जिससे कि हमने ये सेल ली थी वो यूप्लॉइड था, यानी वो डिप्लॉइड था, लेकिन उसके बाद में ये 3n 4n 5n 6n इस तरह से ये इनके नंबर जो है वो इनडेफिनेट हो सकते हैं। तो हेट्रोप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी इनके अंदर आ जाती है। तो ये जो सेल अल्ट्रेशन हो रहा है, जिसको कि हमने सेल ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, इसका नेचर किस प्रकार का है, तो कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जिनसे कि सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि दो डीएनए वायरस जो आप जानते हैं यहाँ पर, जैसे पोलियोमा वायरस और आरएनए वायरस, बोथ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस, पोलियोमा वायरस एंड आरएनए वायरस, फॉर एग्जांपल रॉस सार्कोमा वायरस, ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, चेंज के लिए ससेप्टिबल करते हैं। जो पोलियोमा वायरस है, ये आपका प्राइमरी सेल लाइंस जो बेबी हेमस्टर किडनी से हमें लेते हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेल कल्चर को, अगर आप जो कार्सिनोजेंस हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनसे अगर आप ट्रीट करते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तेजी से होता है। और एक और ये देखा गया है कि यदि आप कल्चर को एक्सरे इरेडिएशन देते हैं, यानी कि उसको एक्सपोज करते हैं एक्सरे से, तो जो एक टिपिकल कल्चर अल्ट्रेशन जो है उसके अंदर हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन उसके कारण से भी होता है। और ये देखा गया है कि कुछ केसेज में जो सेल लाइंस मेंटेन कर रखी है हमने केमिकली डिफाइंड मीडिया में, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हो जाता है। Hence it was unlikely that this was due to the agent in the serum. तो पहले ये माना गया कि हम जो उसके अंदर सीरम डाल रहे हैं, उस सीरम में कोई ऐसे तत्व हैं जो कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया है कि सेल लाइंस जिनको कि हम केमिकली डिफाइंड मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, यानी हमें पता है कि इसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स जो हैं या न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं जो ट्यूमर से हमने ली हैं, कैन आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम ट्यूमर्स। दीज वेरी ओपन बिहेव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज इफ दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको बताया था स्लाइड के अंदर कि वो शुरू से उनमें इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटिन्यूस सेल लाइंस की तरह से फंक्शन करती है, कि वो लगातार इंडेफिनेट टाइम तक, इंडेफिनेट जनरेशन्स तक उनमें डिवीजन जो है वो हो सकता है, तेजी से ग्रोथ करती है, ऑलरेडी एनुप्लॉयड होती है, और उसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट इफेक्ट जो है वो नहीं होता। बाद में हम बात करेंगे कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन का एक प्रॉपर्टी होती है वो कि इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम आज का हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पर हम से डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप देखिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।